तो आज हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन की। इसमें कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं हार्मोन्स के बारे में। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हार्मोन्स जो है वो डायरेक्टली कहाँ पे रिलीज़ होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में। और इसमें ब्लड स्ट्रीम में भी देखने वाली बात यह है कि ये वीनस ब्लड में रिलीज़ होते हैं। और रिलीज़ कौन करता है इनको? सिक्रीट, सिंथेसाइज और सिक्रीट करने वाली जो ग्लैंड होती है। साथ ही साथ सिर्फ ब्लड स्ट्रीम की ही बात हम नहीं करते हैं, यहाँ पे ये ब्लड के अलावा लिम्फ में भी सिक्रीट हो सकता है, तो ये भी आपको ध्यान देना है। तो कुल मिला के दे आर डायरेक्टली रिलीज्ड इनटू, से हम यहाँ पे कह सकते हैं रिलीज्ड इनटू बॉडी फ्लूइड्स। ये जनरल टर्म हो गया। तो उस बॉडी फ्लूइड में जो है ब्लड भी इंक्लूड हो जाएगा और साथ ही साथ लिम्फ भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो हार्मोन्स जब रिलीज होंगे बॉडी फ्लूइड्स में, तो जाहिर सी बात है वो सारी सेल्स में, एवरी सेल ऑफ द बॉडी में पहुंचेंगे। अब एक टाइम पे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स जो है वो सिक्रीट हो सकते हैं। यानी कि किसी सेल के पास, जैसे सपोज करिए कि ये कोई सेल है, तो इसके पास जो ब्लड की सप्लाई आ रही है, ये ब्लड की सप्लाई है, इस ब्लड में बहुत सारे हार्मोन्स हैं। लेकिन क्यों ये सेल जो है वो किसी पर्टिकुलर हार्मोन के लिए तो अपना रिस्पांस शो करती है, लेकिन दूसरे हार्मोन के लिए अपना रिस्पांस नहीं शो करती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस पर्टिकुलर सेल के पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होंगे फॉर अ पर्टिकुलर हार्मोन। और ऐसी सेल या टिश्यू को हम क्या कहेंगे? टारगेट कहेंगे। ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए आप बैठे हैं, अच्छा तो डायग्राम नहीं है लेकिन फिर भी समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ आपका एक मित्र भी है। और ये लोग कहाँ बैठे हैं? दोनों लोग मिलके बैठे हैं रेस्टोरेंट में, किसी भी रेस्टोरेंट में ये लोग बैठे हुए हैं। आपस में कोई बातचीत हो रही, गुफ्तगू हो रही, भाई आगे की प्लानिंग। लेकिन उस रेस्टोरेंट में सिर्फ आप ही दो लोग नहीं बैठे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। वो भी आपस में कुछ बातें कर रहे होंगे, लेकिन आप दोनों लोगों का ध्यान जो है एक दूसरे की बातों पर ही है। इसका मतलब कि डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल्स, यहाँ पे हम साउंड की बात करें, आप दोनों लोग सिर्फ आपसी बातचीत को ही अहमियत दे रहे हैं। तो उसी तरह कोई पर्टिकुलर सेल किसी स्पेसिफिक हार्मोन के लिए ही रिस्पांस शो करेगी या रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि उसके पास उसी हार्मोन के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर मौजूद होता है। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ हार्मोन की अगर हम बात करें तो दो टाइप के हार्मोन है। बेसिकली जो क्लासिफिकेशन है वो किस वजह से है या किस, उसका कारण क्या है? कारण ये है कि ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे दोनों टाइप के क्लासिफाई किए गए हैं हार्मोन। जैसे कि एक को हमने कह दिया लिपिड सॉल्युबल, दूसरा हो गया लिपिड इनसॉल्युबल। तो जो लिपिड सॉल्युबल वाला है उसको हम क्या कह सकते हैं? वाटर इनसॉल्युबल भी कह सकते हैं। जो लिपिड इनसॉल्युबल है उसको वाटर सॉल्युबल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों का एक कंपैरेटिव स्टडी किया है। इसमें आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो लिपिड सॉल्युबल वाले हैं वो किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बहुत ही आसानी से पास थ्रू हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं भाई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है? लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। जबकि जो लिपिड इनसॉल्युबल होते हैं वो पास नहीं कर सकते। इसी तरह ये जब पास करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो डायरेक्टली एंट्री हो जाएगी इनकी सेल के अंदर, इनकी कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं हो रही है। तीसरा पॉइंट ये है कि, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तीसरा वाला, कि ये जो लिपिड सॉल्युबल या वाटर इनसॉल्युबल हैं ये कैसे वर्क करते हैं? दे वर्क थ्रू इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर्स। इसका मतलब ये हो गया कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स के जो रिसेप्टर होंगे, सपोज ये सेल है कोई, ये इसका न्यूक्लियस है, तो इस हार्मोन के जो रिसेप्टर्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे इनसाइड द सेल। अब ये जो रिसेप्टर्स हैं वो या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, यानी कि ये जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हैं ये या तो साइटोसॉल में प्रेजेंट हो सकते हैं या न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो दो लोकेशन है इंट्रासेलुलर, दोनों लोकेशन सेल के अंदर ही है, हम जान रहे हैं। जबकि जो लिपिड इनसॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स हैं इनके रिसेप्टर जो है वो सेल की सरफेस पे होते हैं, इसीलिए इसको हम सेल सरफेस रिसेप्टर या मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स भी कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं वो
लिपिड सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि बेसिकली स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होते हैं वो डिराइव होते हैं फ्रॉम कोलेस्टेरॉल। तो कोलेस्टेरॉल जो है जाहिर सी बात है इट इज़ अ फॉर्म ऑफ लिपिड। और साथ ही साथ थायराइड हार्मोन्स। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है कि थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं दे आर बेसिकली एमिनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स। और मेनली कौन सा एमिनो एसिड होता है? टायरोसिन। तो टायरोसिन से डिराइव होने के बाद भी ये लिपिड सॉल्यूबल हैं, ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। जबकि हम देखेंगे कि बाकी जो एमिनो एसिड डिराइव हार्मोन्स होते हैं वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं? लिपिड इनसॉल्यूबल की कैटेगरी में। तो वहाँ पे और भी एग्जांपल्स हमारे पास, जैसे कि पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन, साथ ही साथ एमिनो एसिड डिराइव्ड हार्मोन्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब इसके बाद हम अगले पॉइंट पे ज़रा बढ़ें। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ हार्मोन्स की यहाँ पे बात हो रही है। अब 4 टाइप्स हैं, एनसीईआरटी में जैसा दिया है वही यहाँ पे मेंशन किया है मैंने। तो इनके केमिकल नेचर के बेसिस पे हम इनको 4 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला तो हो गया पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन हार्मोन्स। इनके एग्जाम्पल्स आपको सारे लर्न होने चाहिए, कोई भी एग्जाम्पल आप मिस नहीं कर सकते हैं। तो ये लिखे हुए हैं इंसुलिन, ग्लूकागॉन, थायरोकैल्सिटोनिन या टीसीटी भी इसको कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स हैं ध्यान रखिएगा, चाहे वो हम बात करें एडिनो हाइपोफाइसिस की या फिर हम बात करें न्यूरो हाइपोफाइसिस की। और एक चीज़ यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है कि जो न्यूरो हाइपोफाइसिस के हार्मोन्स हैं बेसिकली वो कौन सिंथेसाइज करता है? हाइपोथैलेमस। हमको मालूम है कि न्यूरो हाइपोफाइसिस के 2 हार्मोन्स होते हैं, एक तो होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको एडीएच कहते हैं, और दूसरा हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। तो ये दोनों हार्मोन्स बेसिकली सिंथेसाइज तो हाइपोथैलेमस में हो रहे हैं, सिर्फ स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी या न्यूरो हाइपोफाइसिस में। तो पिट्यूटरी के सारे हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन्स, इनका क्या नेचर है? पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। फिर हम आ जाते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स पे। तो स्टेरॉयड हार्मोन्स में भी कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे कि एस्ट्राडायोल हो गया, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन। इसका मतलब ये है बेसिकली कि जो हमारे गोनैड से हार्मोन निकल रहे हैं प्लस एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन निकल रहे हैं, इनका नेचर जो होता है वो कैसा होता है? स्टेरॉयड हार्मोन होते हैं। ये बेसिकली स्टेरॉयड नेचर होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। आप देखिए कि जो स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं जाहिर सी बात है वो पानी में तो नहीं डिसॉल्व होंगे। क्यों? क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है? लिपिड होता है, लिपिड सॉल्युबल होते हैं बेसिकली। तो पानी में ये डिसॉल्व नहीं हो सकते। और हमको मालूम है कि ब्लड जो होता है बेसिकली वाटर बेस्ड होता है, खून में पानी ही पानी है। अब खून पानी बन गया है वो बात अलग है, वो हम मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो खून में पानी बहुत होता है। तो अब भैया लिपिड सॉल्यूबल हार्मोन इस पानी वाले मीडियम में कैसे ट्रेवल करेगा? तो जाहिर सी बात है दिक्कत तो होगी। तो इस दिक्कत को रिजॉल्व करने के लिए क्या होता है कि ये हार्मोन कैसे ट्रेवल करते हैं? इन द बाउंड स्टेट विद अ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ठीक है। और जब किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के साथ ये बाउंड स्टेट में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इससे एक फ़ायदा है, इस ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से क्या होता है, इनकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू एमिनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन्स। इसका मतलब कि ये बहुत देर तक एक्ट कर सकते हैं, यानी कि इनका जो डिग्रेडेशन होता है वो रिलेटिवली स्लो होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे देखें तो कॉर्टिसोल जो होता है इसका हाफ लाइफ कितना मिल रहा है हमको? 60 टू 90 मिनट्स। जबकि वहीं पे एमिनो एसिड डिराइव्ड जो हार्मोन एपिनेफ्रिन है इसका हाफ लाइफ हमको सिर्फ मिल रहा है 1 मिनट। तो इसका मतलब ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और ये इनका जो असर है वो भी रिलेटिवली स्लो आता है, जबकि एपिनेफ्रिन जो है वो बहुत कम ड्यूरेशन के लिए बचे रहते हैं और बहुत फास्ट एक्टिंग हार्मोन्स होते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान देना। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जितने भी हार्मोन्स हैं आफ्टर देयर वर्क उनका क्या कर दिया जाएगा? डिग्रेडेशन। कोई भी हार्मोन मॉलिक्यूल हमेशा के लिए नहीं बना रहेगा। काम हुआ
तो हिसाब ख़त्म उनका। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आयोडोथायरोनिन, ये तीसरा टाइप है। अब ये अलग से एक टाइप दिया गया है, अदरवाइज आप हायर टेक्स्ट बुक्स में देखेंगे तो वहाँ पे 3 ही कैटेगरी है। इसमें आयोडोथायरोनिन को अलग से नहीं रखा गया, स्टेरॉइड के साथ ही रख दिया गया है। लेकिन फिर भी एनसीईआरटी के हिसाब से हम अगर देखें तो इसमें हमको थायराइड हार्मोन्स मिलते हैं। 2 टाइप के हैं, T3 है, T4 है। इसको ट्राई आयोडोथायरोनिन कहते हैं, इसको टेट्रायोडो या थायरॉक्सिन कहते हैं। लिपिड सॉल्युबल हैं, हमने पहले ही बताया है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, और उन बेंजीन रिंग्स से क्या एसोसिएटेड होते हैं, आयोडीन मॉलिक्यूल्स। तो T3 में 3 आयोडीन मॉलिक्यूल और T4 में 4 आयोडीन मॉलिक्यूल, ये बात ध्यान रखनी है। लास्ट टाइप पे हम आ जा रहे हैं, चौथे टाइप पे, जिसको हम कह रहे हैं एमिनो एसिड डेरिवेटिव। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एपिनेफ्रिन, जिसको हम क्या कहते हैं, एड्रेनालिन भी कहते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन, इसको नॉरएड्रेनालिन कहते हैं। ये दोनों के दोनों कैसे डिराइव्ड हैं, टायरोसिन एमिनो एसिड से डिराइव्ड हैं। ध्यान रखिएगा, इसी टायरोसिन से हमने आपको बताया था कि थायरॉक्सिन, ये ऊपर वाला जो T4 जिसको कह रहे हैं, ये थायरॉक्सिन भी डिराइव्ड होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होती है, इसीलिए इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो लिपिड में है। ठीक है भाई, अब आगे आते हैं। इसमें देखिए, ये जो दोनों ग्रुप ऑफ हार्मोन्स हैं, यानी कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, इनको कलेक्टिवली हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं कैटेकोलामीन्स। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो कैटेकोलामीन्स जो होते हैं वो कौन कौन से हार्मोन हो गए, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। एक और एग्जांपल आप अलग से ले लीजिए, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, फिर भी यहाँ पे हम दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। मेलेटोनिन, मेलेटोनिन भी अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, और ये कहाँ से डिराइव हो रहा है, ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट जरा हम आते हैं, देखें। अब आते हैं हम प्रॉपर हार्मोन एक्शन पे, ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए 2 टाइप का हार्मोन का एक्शन हमने आपको बताया था यहाँ पे पहले, अगर आप देख लीजिए तो एक तो यहाँ पे स्थिति है कि यहाँ पे एक एक इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर्स के थ्रू काम कर रहा है हार्मोन, जो कि लिपिड सॉल्युबल है, और दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स की वजह से काम कर रहा है। तो पहले जो मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे वो वाटर सॉल्युबल हार्मोन की या मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर वाले हार्मोन की पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने साफ साफ लिख भी दिया है कि एक्शन ऑफ एड्रिनलिन ऑन लीवर सेल्स, इसी एग्जाम्पल को हम लेके वाटर सॉल्युबल हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। क्योंकि हमको मालूम है कि जो एड्रिनलिन होता है वो एक वाटर सॉल्युबल हार्मोन है। तो पहले थोड़ा सा और नीचे आते हैं हम। अब ये हेडिंग हमने डाली है, ये साइक्लिक एएमपी सेकेंड मैसेंजर सिस्टम, ये क्या है ये अभी आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा नीचे आते हैं, डायग्राम पे आप जरा फोकस करिएगा। ये देखिए, ये है डायग्राम। अब इसमें देखिए, वर्किंग हम आपको बता दे रहे हैं। तो ये कौन सा है, ये वाटर सॉल्युबल है भाई, वाटर सॉल्युबल हार्मोन एक्शन, यही मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे अभी। अब इसमें हुआ क्या कि ये जो एड्रीनलिन है ये रिलीज हुआ एड्रीनल मेडुला से, और उसके बाद ये ब्लड के थ्रू ट्रेवल करते करते पहुंच गया कहाँ पे, ये किस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है हिपैटोसाइट की। ध्यान रखिएगा, ये लीवर सेल है, तो ये हिपैटोसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे पहुंच गया एड्रीनलिन। अब जाहिर सी बात, हम पहले ही बता चुके हैं कि जिस भी पर्टिकुलर सेल पे एक्ट करता है हार्मोन, तो उस पर्टिकुलर सेल के पास एक रिसेप्टर होता है। तो यहाँ पे एक रिसेप्टर है, ये बढ़िया सा, ये देखिए रिसेप्टर को अगर हम थोड़ा सा कलर कर दें ऐसे रेड में, तो ये रिसेप्टर है, ये एड्रिनलिन रिसेप्टर। अब इस एड्रिनलिन रिसेप्टर की खास बात ये होती है कि इट इज़ अ टाइप ऑफ GPCR। इसका मतलब क्या हो गया, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, इस फैमिली का ये रिसेप्टर है। इसका मतलब ये हो गया कि इस रिसेप्टर से किसी तरह की जी प्रोटीन जो है वो कपल्ड होगी या अटैच्ड होगी। अब जी प्रोटीन, बेसिकली ये जी क्यों लिखते हैं, जी प्रोटीन में जी का मतलब होता है दैट दिस प्रोटीन कैन बाइंड टू अ मॉलिक्यूल ऑफ GTP। ठीक है, GTP के मॉलिक्यूल से बाइंड करने की वजह से इसको हम जी प्रोटीन कहते हैं।
अब यहाँ पे देख लीजिए, नीचे ये जी प्रोटीन है पूरी, जी प्रोटीन, इसकी 3 सब यूनिट्स हैं, आप देख सकते हैं साफ साफ। अल्फा सब यूनिट है, बीटा सब यूनिट है और गामा सब यूनिट है। इन तीनों सब यूनिट को मिलके क्या बन रहा है, जी प्रोटीन बन रही है। एंड दिस पर्टिकुलर जी प्रोटीन इज अटैच्ड टू दिस रिसेप्टर विद द हेल्प ऑफ इट्स अल्फा सब यूनिट। तो एड्रीनलिन आया, एड्रीनलिन जैसे ही अटैच हुआ अपने रिसेप्टर से, इस रिसेप्टर में क्या हुआ, कन्फर्मेशनल चेंज, कन्फॉर्मेशनल चेंज, यानी कि इसने अपना थोड़ा बहुत शेप एडजस्ट किया। जैसे मान लीजिए कभी आप बस में ट्रेवल कर रहे हो और भीड़ बहुत ज़्यादा हो, 3 लोग बैठे हैं और बहुत लंबा सफ़र है, आपको भी जाना है, तो कहेंगे भाई साहब थोड़ा इधर उधर हो जाइए, तो कोई थोड़ा पीछे हो जाएगा, कोई आगे हो जाएगा। मतलब ये है कि कोई चीज़ अगर कहीं पे सेट हो रही है तो जाहिर सी बात है अगल बगल की चीज़ों को अपना स्ट्रक्चर या शेप थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। तो इसने शेप चेंज किया, उसी को हम कह रहे हैं कन्फर्मेशनल चेंज। अब ये कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से होगा क्या, कि ये जो जी प्रोटीन अटैच्ड है, ये जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है। और जब ये जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है तो नाउ दिस जी प्रोटीन स्टार्ट्स टू बिहेव एज GEF। GEF का मतलब हो गया गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ही हार्मोन अटैच हुआ इससे, रिसेप्टर से, तो तुरंत इस रिसेप्टर में कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हुआ और इसकी वजह से इसका शेप चेंज हुआ। और इस शेप चेंज की वजह से जो जी प्रोटीन है ये अब बिहेव कर रही है गुआनिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि अब इस पर्टिकुलर अल्फा सब यूनिट से, इस अल्फा सब यूनिट से एक मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी जो है वो एसोसिएट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब कोई हार्मोन नहीं अटैच्ड हुआ था उस कंडीशन में ये पूरी की पूरी जी प्रोटीन रिसेप्टर से जुड़ी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और उस कंडीशन में इस अल्फा सब यूनिट से कौन जुड़ा हुआ था, जीडीपी। लेकिन जैसे ही हार्मोन जुड़ा और चेंजेस आए तो ये जीडीपी यहाँ से रिमूव हो गया, यानी कि अल्फा सब यूनिट से जीडीपी निकल गया और इस जीडीपी की जगह एक नया मॉलिक्यूल ऑफ जीटीपी ये जाके जुड़ गया। जैसे ही ये जीटीपी जुड़ता है ये पूरा का पूरा जी प्रोटीन जो है ये इस रिसेप्टर से डिसोसिएट हो जाता है। ये देखिए ये इधर डिसोसिएट हो गया और डिसोसिएट होने के बाद इसकी गामा और बीटा और गामा दोनों सब यूनिट्स हैं ये भी अलग हो जाती हैं और सिर्फ अल्फा सब यूनिट बचती है विच इज़ ऑलरेडी बाउंड टू दिस जीटीपी मॉलिक्यूल। ये जीटीपी दिख रहा है हमको और ये अल्फा सब यूनिट बाउंड विद द जीटीपी ये कहाँ जाती है, ये पहुँच गई एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम के पास जिसको हम कह रहे हैं एडिनाइलेट साइक्लेज। ये मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है और जैसे ही ये अल्फा सब यूनिट एसोसिएट होती है विद दिस एडिनाइलेट साइक्लेज ये क्या हो गया, ये एक्टिवेट हो गया। अब इस एंजाइम का काम क्या है, इस एंजाइम का काम है साइक्लिक एएमपी की सिंथेसिस करना। कहाँ से, फ्रॉम एटीपी, यानी दिस एंजाइम कैटेलाइजेस सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक एएमपी फ्रॉम एटीपी। तो ये बना साइक्लिक एएमपी। अब इसके बाद साइक्लिक एएमपी क्या है भैया, यही तो है सेकेंड मैसेंजर। इसी का तो हम एग्जांपल लेके आगे बढ़ रहे थे। तो ये है सेकेंड मैसेंजर। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि बिना सेकंड मैसेंजर के काम नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि ये हार्मोन का मॉलिक्यूल, ये देखिए ये एड्रीनलिन तो बाहर ही रह गया, ये तो अंदर आ नहीं सकता, तो इसको अपना मैसेज भेजना ही भेजना है। तो इसीलिए ये जो मैकेनिज्म है इट इन्वॉल्व सेकंड मैसेंजर सिस्टम। तो हार्मोन को यहाँ पे क्या कहेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट मैसेंजर। ध्यान रखिएगा, हार्मोन क्या है, फर्स्ट मैसेंजर है। जैसे ही सेकंड मैसेंजर बना साइक्लिक एएमपी, इसने क्या किया, इसने एक्टिवेट किया प्रोटीन काइनेज ए को। पहले ये इनएक्टिव था, अब ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया।
अब यहाँ पे कुछ हम बातें जरा कर लें कि ये काइनेज एंजाइम्स क्या होते हैं। देखिए, एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये हम थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, एक स्टेप आगे की बात है लेकिन फिर भी समझ लेंगे तो आप ही का फ़ायदा है। होता क्या है कि जनरली कोई भी सेल है तो इस सेल में बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं। ये प्रोटीन्स जब सिंथेसाइज्ड होती हैं तो उस दौरान ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहती हैं, और इन प्रोटीन्स को एक्टिवेट करने के लिए दो तरीके अपनाए जाते हैं सेल के द्वारा। या तो उसका फॉस्फोराइलेशन कर दो, यानी कि उसके फॉर्म में थोड़ा सा चेंज करो तो वो एक्टिवेट हो जाएगी, या डीफॉस्फोराइलेशन। कहने का मतलब कि दोनों ही केस में प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है उसको मॉडिफाई किया जा रहा है। तो प्रोटीन जब सिंथेसाइज हुई थी तो उस दौरान क्या थी, वो इनएक्टिव थी, लेकिन जब उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया गया आइदर बाय फॉस्फोराइलेशन और बाय डीफॉस्फोराइलेशन, तो उस वजह से स्ट्रक्चरल चेंज होने की वजह से वो प्रोटीन अब क्या हो जाएगी, वो प्रोटीन हो जाएगी अब एक्टिव। अब देखिए, फॉस्फोराइलेशन जो प्रक्रिया है इसका मतलब क्या हो गया कि अटैचमेंट ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। अगर फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर दिया गया तो वो फॉस्फोराइलेशन। डीफॉस्फोराइलेशन उसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कि रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। सवाल ये आता है कि ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये अटैच कहाँ पे करेंगे। तो तीन साइट्स होती है जहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप्स किसी भी प्रोटीन में अटैच किए जाते हैं। वो तीन साइट्स कौन सी हैं, वो तीन साइट्स हैं बेसिकली तीन एमिनो एसिड्स। पहला है सेरीन, दूसरा है थ्रियोनीन, और तीसरा है टायरोसिन। ये तीन एमिनो एसिड्स ऐसे हैं जहां पे फॉस्फेट ग्रुप जोड़ना बहुत आसान होता है, और इन्हीं तीनों एमिनो एसिड के बेसिस पे जो एंजाइम इस फॉस्फेट ग्रुप को अटैच कर रहा है उसको नाम दिया जाता है। जैसे कि हमारे पास तीन टाइप के काइनेज हैं, सेरीन काइनेज, थ्रियोनीन काइनेज या टायरोसिन काइनेज। तो बात समझ में आ गई। काइनेज जो है वो एक जनरल टर्म है। काइनेज जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किस प्रोसेस के लिए, फॉस्फोराइलेशन के लिए। जबकि डीफॉस्फोराइलेशन के लिए, जो देखिए यहाँ कॉर्नर में नीचे देखिए, डीफॉस्फोराइलेशन के लिए जो एंजाइम इस्तेमाल होता है उसको हम कहते हैं फॉस्फेटेज। ये क्या करेगा, फॉस्फेटेज जो है वो फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देगा। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इनएक्टिव प्रोटीन काइनेज था जिसको साइक्लिक एएमपी की मदद से एक्टिव प्रोटीन काइनेज में कन्वर्ट कर दिया गया। इस प्रोटीन काइनेज ए के एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करेगा, ये फॉस्फोराइलेज काइनेज जो कि इनएक्टिव था उसको एक्टिवेट कर देगा, और इस काइनेज एंजाइम की वजह से ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जो कि इनएक्टिव था ये एक्टिवेट हो जाएगा। देखिए, फाइनली ये जो ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एंजाइम है ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, और ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट अल्टीमेटली कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। यहाँ पे भी एक एंजाइम इस्तेमाल होता है जिसका नाम याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, और ये ग्लूकोज जो है सेल के बाहर चला जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि एड्रीनलिन जो है ये यहाँ से आया, और इसने क्या किया, एड्रीनलिन ने, इस एड्रीनलिन हार्मोन ने ये पूरा का पूरा इतना सारा असर, यानी कि फॉस्फोराइलेशन की पूरी इवेंट चेन जो है बनाई। अब यहाँ पे नंबर पे देखिए, जरा ध्यान दीजिए। एक एड्रीनलिन मॉलिक्यूल जो है वो आया, एक एड्रीनलिन मॉलिक्यूल के बाद उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स थे एडिनाइलेट साइक्लेज के, वो 10 मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिवेट हुए जिन्होंने लगभग 1000 साइक्लिक एएमपी की सिंथेसिस की, और ये नंबर बढ़ते, ये 1000 नहीं, ये बेसिकली दिस विल बी 100।
तो ये नंबर बढ़ते बढ़ते नीचे नीचे आप देखिए 10⁸ आप देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ एम्प्लीफिकेशन की एक हार्मोन मॉलिक्यूल जो है इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज को तुरंत जो है आउटसाइड क्या है, ये ब्लड है, बेसिकली ब्लड में रिलीज करा देगा। तो एड्रेनलिन का रश यही कहलाता है कि भैया अगर किसी पागल कुत्ते ने दौड़ा लिया, एड्रेनलिन तुरंत रिलीज होगा और उसके बाद क्या होगा, ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज विल बी रिलीज्ड इनटू ब्लड एट वंस। तो एम्प्लीफिकेशन भी हमने देख लिया यहाँ पे। तो सेकंड मैसेंजर यहाँ पे मेनली आपको याद रखना है साइक्लिक ईएमपी। अब जरा एक और सेकंड मैसेंजर का हम बात कर लेते हैं, कैल्शियम आयन एज सेकंड मैसेंजर। तो ये जो है ये कैल्शियम आयन का सेकंड मैसेंजर सिस्टम है। इसमें देखिए क्या हो रहा है, इसका बहुत ज़्यादा डिटेल डायग्राम नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स से समझने की कोशिश करते हैं कि हार्मोन जो है वो क्या करेगा, बाइंड करेगा जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर से, और अब जी प्रोटीन जो है क्या है, ये डिटैच हो जाएगी फ्रॉम रिसेप्टर, जैसी मैकेनिज्म अभी हमने एक्सप्लेन की वही चीज़ है यहाँ पे। फिर जी प्रोटीन क्या करेगा, ये अब दूसरे एंजाइम को, यहाँ पे कौन सा एंजाइम है, फॉस्फोलाइपेज सी या पीएलसी इसको कहते हैं, जबकि प्रीवियस एग्जांपल में एडिनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट हो रहा था, तो यहाँ पे पीएलसी एक्टिवेट हो गया। पीएलसी क्या करेगा, इट क्लीव्स अ मेम्ब्रेन बाउंड फॉस्फोलिपिड इनटू टू मॉलिक्यूल, यानी कि उसी पीएलसी के बगल में कोई मेम्ब्रेन बाउंड, जैसे कि अब ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, लिपिड बाइलेयर, यहीं पे मान लीजिए ये एंजाइम है, तो ये अपने बगल के किसी लिपिड या कोई स्पेसिफिक लिपिड मॉलिक्यूल मान लीजिए, तो ये पीएलसी क्या करेगा, दिस इज पीएलसी, दिस पीएलसी विल क्लीव दिस लिपिड मॉलिक्यूल इनटू टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वो दोनों टाइप क्या हैं, एक तो उसमें है ये IP3 और दूसरा वाला जो है उसको हम कहते हैं DAG, यानी कि डाई एसिल ग्लिसरॉल। इसका नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको IP3 को बेसिकली कहते हैं इनोसिटॉल ट्राईफॉस्फेट, एक तो ये हो गया, और ये जो DAG है, DAG को हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज डाई एसिल ग्लिसरॉल। पार्डन माय राइटिंग, अब इस पे थोड़ा अच्छी बन भी नहीं रही, फिर भी मेरे ख्याल से समझने के लिए ठीक है। तो दिस इज डाई एसिल ग्लिसरॉल। अब IP3 क्या करेगा भाई, देखो कैल्शियम की वजह से IP3 और DAG की सिंथेसिस हुई। IP3 जो है इट कॉजेज रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम स्टोरेज साइट। हम जान रहे हैं कैल्शियम आयन की स्टोरेज साइट मेनली क्या होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसके बाद जब खूब सारा कैल्शियम रिलीज हो जाएगा साइटोप्लाज्म में, तो नाउ दिस कैल्शियम आयंस एक्ट्स एज सेकेंड मैसेंजर। देख रहे हैं यहाँ पे कैल्शियम ने ही इस चेन इवेंट की शुरुआत की, इसने ही IP3 की सिंथेसिस को प्रोमोट किया, और फिर IP3 की वजह से और कैल्शियम जो है वो रिलीज हो रहा है इनसाइड द सेल विद इन द साइटोप्लाज्म। तो अब ये जो कैल्शियम है ये सेकंड मैसेंजर की तरह एक्ट करेगा दो तरीके से, कौन कौन से, या तो ये कैल्शियम आयन इन्फ्लुएंस करेगा कोई एंजाइमेटिक या दूसरी सेलुलर एक्टिविटीज को, या ये कैल्शियम आयन जो है वो बाइंड करेगा विद अ कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जिसको हम कह रहे हैं कैलमोडुलिन। तो कैलमोडुलिन जो होती है ये फिर फर्दर मॉड्यूलेट करेगी क्या, प्रोटीन काइनेज को, और फिर वही चेन ऑफ इवेंट जो अभी हमने देखी वो स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि PKA, फिर उसके बाद और ऐसे ही सीक्वेंस जो है वो पूरा चालू हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम की वजह से, या कैल्शियम को जो सेकंड मैसेंजर की तरह एक्ट कर रहे हैं उसके जो हार्मोन्स हैं उनका एग्जांपल है एंजियोटेंसिन 2 और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन GHRH। जरा हम यहाँ पे DAG की भी बात कर लें। DAG जो होता है ये डायरेक्टली प्रोटीन काइनेजेस को एक्टिवेट कर देता है, और यहाँ पे क्या है फिर फॉस्फोराइलेशन कास्केड जो है वो साइक्लिक AMP में जैसी चल रही थी वैसी ही चलने लगती है, स्टार्ट हो जाती है। तो फिलहाल ये मैकेनिज़्म के बाद हम बाकी जो सेकंड मैकेनिज़्म है, यानी कि जो लिपिड सॉल्यूबल वाली मैकेनिज़्म है उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको आप प्रॉपरली रिवाइज ज़रूर कर लें, क्योंकि बिना रिवीजन के कल्याण पॉसिबल नहीं है। ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए ये वीडियो।